हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा रहेगा नाइट्रिक एसिड के ऊपर बेस्ड। कंप्लीट नाइट्रिक एसिड के जो प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रक्चर है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और यूजेस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो नाइट्रिक एसिड है इसका फॉर्मूला क्या रहता है, HNO3। ओके, जो हमारा नाइट्रिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, HNO3 रहता है इसका फॉर्मूला। के अंदर देखिए जो लेबोरेटरी मेथड है इसके अंदर हम NaNO3 प्लस H2SO4 को अगर साथ में कंबाइन करके हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaHSO4 के अंदर। साथ में क्या मिलेगा हमें, नाइट्रिक एसिड। और हमें क्या चाहिए, नाइट्रिक एसिड ही चाहिए और ये हमें इस रिएक्शन के थ्रू ऑब्टेन हो रहा है। तो लेबोरेटरी के अंदर अगर हमें HNO3 बनाना है तो हम इस रिएक्शन का यूज करेंगे। ये दोनों जो केमिकल है लैब के अंदर इजीली अवेलेबल रहते हैं और हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कमर्शियल स्केल के ऊपर, एट लार्ज स्केल, जो प्रिपरेशन है HNO3 की, ये किस तरीके से की जाती है, विद द हेल्प ऑफ ओसवाल्ड प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस की हेल्प से बनाते हैं नाइट्रिक एसिड कमर्शियल लेवल के ऊपर, ओसवाल्ड प्रोसेस की हेल्प से बनाते हैं। तो ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर देखिए, जब हम अमोनिया पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। आज दोबारा डिटेल से देखिए। NH3 प्लस O2 जो अमोनिया है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम रोडियम गॉस कैटलिस्ट। ये ध्यान रखिए, इसके अंदर जो कैटलिस्ट है वो कौन सा रहेगा, प्लेटिनम रोडियम गॉस कैटलिस्ट रहता है। और 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर के ऊपर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 4NO प्लस 6H2। ओके, तो यहाँ क्या बना, NO बन रहा है। हमें तो नाइट्रिक एसिड चाहिए, नाइट्रिक एसिड तो नहीं मिला। लेकिन नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हमें जो केमिकल मेनली चाहिए वो हमें इस ओसवाल्ड रिएक्शन के थ्रू ही मिलता है, यानी ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर एक बार NO बना लिया तो अब हम फर्दर इस NO को, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ ट्रीट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 के अंदर। NO2 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, HNO3 के अंदर। साथ में NO जनरेट होता है। हम किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, नाइट्रिक एसिड की, और वो हमें इस रिएक्शन के थ्रू ऑब्टेन हो चुका है। तो जो कमर्शियल लेवल है ओसवाल्ड प्रोसेस, उसके अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं इस तरीके से। जब भी आप ये रिएक्शन लिखें, एक तो ये बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए सारी रिएक्शंस, और स्पेशली जितनी भी नेम प्रोसेस होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो तो आपको पक्का से ध्यान में रखनी है। तो जब भी आप इन रिएक्शंस को लिखें, देखिए इनके कैटलिस्ट, जो भी स्पेशल कंडीशन, टर्म एंड कंडीशंस होती है वो आपको ध्यान होनी चाहिए, कौन सा कैटलिस्ट यूज किया गया है। साथ में रिएक्शन लिखते टाइम हमेशा उन्हें बैलेंस कंडीशन के अंदर लिखें। ऐसे ना कर दें कि NH3 प्लस O2 एंड द प्रोडक्ट विल बी NO प्लस H2 ना, उसे हमेशा बैलेंस कंडीशन के अंदर लिखें, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये 3 स्टेप के अंदर जो है हमें नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है और यही हमें चाहिए था। अब बात करते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है ये कलरलेस होता है। प्योर नाइट्रिक एसिड कैसा होगा, कलरलेस होगा। फ्यूमिंग लिक्विड विद पंजेंट ऑर्डर, लेकिन इसके अंदर से फ्यूमिंग लिक्विड होता है, ये फ्यूम्स निकल रहे होते हैं और जो स्मेल है इसकी, जो ऑर्डर होता है वो बहुत ही पंजेंट होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 231.4 केल्विन होता है और ये 355.6 केल्विन के ऊपर बॉइल्ड हो जाता है। ओके, लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड इज ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। जो लेबोरेटरी ग्रेड के नाइट्रिक एसिड होते हैं वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को किस नाम से जाना जाता है, एजियोट्रोप्स के नाम से जाना जाता है, एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप का काम करता है ये, एक्चुअली एजियोट्रोप होता है जो लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड होता है। इसमें 68% HNO3 और 32% क्या रहता है, वाटर रहता है। दो चीजें से मिलके बनता है, 68% HNO3 और 32% क्या रहेगा, इसमें वाटर रहेगा। अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना दी है। नाइट्रिक एसिड जो है फॉर्मूला क्या है, HNO3। तो देखो एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये रहा, एक नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन था, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली यहाँ पे प्रेजेंट है। जो ये ऑक्सीजन है नाइट्रोजन के, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 130 डिग्री का। और इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में ये वाले जो बॉन्ड है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहता है वो कितना रहता है, 102 डिग्री का। ये जो हाइड्रोजन है ये स्ट्रेट सेम प्लेन के अंदर ना आके स्लाइटली अपर डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाता है, किस रीजन की वजह से वो बताएंगे आपको। क्योंकि जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, एक लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट रहेगा, एक लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट रहेगा। तो लोन पेयर रिपल्शन होगी और फिर इसकी वजह से क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर भी रिपल्शन होगी और ये स्लाइटली
प्लेन के अंदर ना रह के उससे अपर डायरेक्शन में चला जाता है ड्यू टू रिपल्शन इफेक्ट। अब देखिए अगर हम इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर प्लॉट करना चाहें तो इस तरीके से प्रेजेंट रहता है ये। ओके, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ मूव करेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब किस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, NO नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O। इसका क्या मतलब है कि जो ये डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में कोएग्जिस्ट कर रहा है, यानी एक बार इन दोनों के बीच में है तो एक बार इन दोनों के बीच में। तो इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से भी बनाई जा सकती है ना, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, और इस तरीके से डॉटेड शेप के अंदर। इसका क्या मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर रहा है। ओके, तो ये जितनी ज्यादा किसी भी चीज की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है वो चीज उतनी ही ज्यादा, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज रहता है। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी काफी हाई है। अगर ये यहाँ से H पॉजिटिव आयन दे देता है तो भी पीछे जो NO3 आयन बचेगा उसकी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बहुत इजीली प्लॉट हो जाती हैं। इस बात का आप मेन ध्यान रखें, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगी उतना ही जो हमारा कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज फॉर्म के अंदर रहेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन पढ़ी है। अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी स्टडी करेंगे वन बाय वन। अब देखिए यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो लिखी हुई है। फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारी डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है, जब भी हम किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलेंगे उसे हम क्या कह देते हैं, डिकम्पोजिशन। HNO3 जो है 4 HNO3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, जब इसे डिकम्पोज किया जाता है, हम यहाँ पे HNO3 के बारे में बात कर रहे हैं, 4 तो हमने बैलेंसिंग के लिए लगा रखा है। तो HNO3 को जब डिकम्पोज करते हैं तो NO2 प्लस O2 प्लस H2O, ये 3 प्रोडक्ट जो है हमें मिलते हैं। तो इसका मतलब है जब भी HNO3 का नाइट्रिक एसिड का डिकम्पोजिशन किया जाएगा तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलने हैं, NO2 मिलेगा, O2 मिलेगा और H2O मिलेगा। अब बात करते हैं एसिडिक नेचर की। अब इसका नाम ही क्या है, नाइट्रिक एसिड, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये तो एसिडिक नेचर का होगा। लेकिन इस चीज की कंफर्मेशन क्या है कि ये एसिडिक होगा, तो HNO3 जो है जब हम इसे H2O के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H3O पॉजिटिव के अंदर, साथ में NO3 नेगेटिव आयन देगा। एक सीधे सा मतलब ये है इसका कि जो HNO3 है ये क्या दे रहा है हमें, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। और ऐसी कोई भी स्पीसीज जो H पॉजिटिव आयंस देती है उसे हम क्या कहते हैं, वो एसिडिक नेचर की होती है, एसिड होता है। तो ये एसिडिक नेचर का है यहाँ पे। ओके, क्योंकि इसने कौन सा आयन दिया है, H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करवाया है, इसलिए कैसे नेचर का है, एसिडिक इन नेचर है। इसके अलावा अगर आप इसमें लिटमस टेस्ट जो है या पीएच पेपर टेस्ट अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी ये रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है, तो डाइल्यूट कंडीशन के अंदर आप लें अगर, और फिर डाइल्यूट कंडीशन में भी अगर लेंगे और आप पीएच पेपर या फिर लिटमस पेपर का यूज करके देखेंगे तो ये रिजल्ट शो कर देगा। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। कंसेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर अगर हम HNO3 को लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, H2O प्लस NO2 और यहाँ पे नसेंट ऑक्सीजन जनरेट हो रही है। अगर मैंने HNO3 को लिया है डाइल्यूट कंडीशन के अंदर तो हमें क्या मिलेगा, H2O। अब यहाँ तो कंसेंट्रेटेड में तो NO2 मिल रहा था, लेकिन डाइल्यूट में क्या मिलेगा, NO मिलेगा सिर्फ, और 3 नसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर भी जनरेट हो रहे हैं। कितने नसेंट ऑक्सीजन जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, 3 नसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर भी जनरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है क्योंकि ये नसेंट ऑक्सीजन जनरेट करवाएगा। तो अब हम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर क्या किस तरीके से पढ़ सकते हैं वो देखिए। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, अगर कोई नॉन मेटल है हमारे पास तो उसका ऑक्सीडेशन कैसे पॉसिबल है, तो ये कह रहा है कि जो डाइल्यूट HNO3 है ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता नॉन मेटल्स के ऊपर। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ जो कंसेंट्रेटेड HNO3 होगा उसी का इफेक्ट पड़ना है। तो यहाँ पे मैंने नॉन मेटल ली है कार्बन, ठीक है, कार्बन को जब HNO3 के साथ, और ये कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, इसके साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर, साथ में H2O बनेगा और साथ में NO2 बनेगा। अब देखो यहाँ पे कंसेंट्रेटेड था तो क्या दे रहे थे, NO2, तो यहाँ भी क्या मिल रहा है, NO2 मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब ये कार्बन को किसमें कन्वर्ट करवा देगा, CO2 के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ कितने में चला गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चला गया। अब देखिए S8 जो है सल्फर है, 48 HNO3 जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर, इसके साथ रिएक्ट करके ये H2SO4 बनाएगा, NO2 बनाएगा और H2O मॉलिक्यूल्स लिबरेट करेगा। यहाँ पर आप कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पर सल्फर की आप
कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे, कार्बन, सल्फर, इनके बारे में बात की है। यहाँ पर इसी का पार्ट आगे है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, नॉन मेटल्स नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे H2S जो है वो एक कंपाउंड है, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 हमने डाला इसके ऊपर तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, H2O प्लस NO2 प्लस सल्फर के अंदर, ओके, और ये पूरा सेटल हो जाएगा जो सल्फर है। लेकिन अगर इसी की जगह पे मैंने डाइल्यूट HNO3 यूज कर लिया तो H2O, NO और सल्फर मिलेगा। यानी जो मेन जो चेंजमेंट आ रही है वो किसके अंदर आ रही है, कंसंट्रेटेड में तो NO2 मिलना है और डाइल्यूट के अंदर क्या मिलेगा, हमें NO मिलेगा। और यही चीज हमने इन रिएक्शंस के अंदर सबसे स्टार्टिंग के अंदर देखी थी, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही कंपाउंड का एग्जांपल लिया है H2S का, आपकी बुक में और भी दिए हुए होंगे, आप जितने सॉल्व कर ले उतना बेटर है, अच्छा है आपके लिए। तो एक्शन ऑन मेटल्स, अब मेटल्स के ऊपर देखिए किस तरीके से एक्शन शो करेगा। मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, ऐसे मेटल जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो उन पे किस तरीके से अफेक्ट करेगा, जब भी ऐसी हम कोई भी मेटल लेंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी हाइड्रोजन से और उसके साथ हम HNO3 को रिएक्ट करवाएंगे तो वो मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी और नसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर जनरेट होगा। ये नसेंट हाइड्रोजन जो है ये फर्दर HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और रिडक्शन प्रोडक्ट बना देगा इस HNO3 का और साथ में H2O मॉलिक्यूल जनरेट करवाएगा। तो रिडक्शन प्रोडक्ट जो है वो किस किस तरीके से बन सकते हैं, देखिए जैसे HNO3 लिया, हाइड्रोजन डाला इसके अंदर तो ये NO2 में कन्वर्ट हो सकता है, फर्दर अगर हाइड्रोजन देंगे तो NO के अंदर, फर्दर हाइड्रोजन दिए तो NH3 के अंदर। अब इसके अंदर फर्दर अगर सिर्फ हाइड्रोजन डालते हैं तो इसका कुछ भी बनना पॉसिबल नहीं है, HNO3 अगर डालेंगे तो NH4 NO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसे अगर हीट कर दिया तो N2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये फर्दर किसी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके, रिडक्शन प्रोडक्ट के अंदर। तो इस तरीके के इतने सारे जो प्रोडक्ट हैं वो मिल सकते हैं हमें HNO3 से अगर हम इसका कंटिन्यूसली रिडक्शन करवाते जा रहे हैं तो। अब इसमें नेक्स्ट देखिए पैसिविटी क्या होता है। पैसिविटी का मतलब है द पैसिविटी ऑफ ए मेटल इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल विच प्रिवेंट फर्दर एक्शन। अगर हम किसी भी मेटल को HNO3 के अंदर डिप करते हैं तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड, उस मेटल ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए FeO.Fe2O3 की लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो जो आयरन है इसने अपने ऑक्साइड की लेयर बना ली, साथ में NO2 और H2O बनेगा। अब ये ऑक्साइड लेयर अगर बन जाती है एक बार इस मेटल के ऊपर तो HNO3 जो है फिर उसके ऊपर फर्दर एक्शन, अंदर तक एक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं अपने चारों तरफ जब भी मेटल को HNO3 के अंदर डिप किया जाता है। तो ये पैसिविटी के नाम से जानी जाती है इस प्रोसेस को, क्या बोलेंगे, पैसिविटी ऑफ ए मेटल। इसके बाद है रिएक्शन विद मेटल्स विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। ऐसी मेटल्स जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो उनको जब HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, साथ में NO2 या फिर NO बनेगा। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है तो NO2 बनेगा, अगर डाइल्यूट लिया है तो NO बन जाएगा, साथ में H2O बनेगा। लेकिन जो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बना है यहीं तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। जो मेटल ऑक्साइड है ये फर्दर HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल नाइट्रेट के अंदर, और साथ में H2O बनेगा। यानी फाइनल प्रोडक्ट तो हमारा मिलना हमें मेटल नाइट्रेट ही है। अब ये जो साइड प्रोडक्ट है सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा NO2 बनेगा या NO बनेगा। तो इसे कॉम्प्लिकेटेड ना लेके जाए, एग्जाम्पल से समझिए आप। यहाँ पर कॉपर HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, CuNO3 प्लस H2O प्लस NO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हमने ये तो कहा कि मेटल नाइट्रेट बनेगा, तो ये मेटल नाइट्रेट बन गया। यहाँ पर H2O बनेंगे, H2O भी बन गया, NO2 बनेगा, NO2 बना है। इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पर जो HNO3 हमने यूज किया है ये कैसे नेचर का होगा, कंसंट्रेटेड नेचर का HNO3 हमने यहाँ पर यूज किया है। सेम रिएक्शन मैंने दोबारा लिखी है, कॉपर को HNO3 के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो कॉपर नाइट्राइट मिल रहा है हमें, साथ में H2O मिल रहा है, साथ में NO मिल रहा है। जैसे ही NO बनेगा तुरंत हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर HNO3 जो है वो कैसे नेचर का है, डाइल्यूट नेचर का हमने यूज किया है, ओके। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं वो सारी हमें देखनी है। इसके बाद है रिएक्शन विद नोबल मेटल्स। जो नोबल मेटल होती है, गोल्ड और प्लेटिनम जो है, इन्हें नोबल मेटल के नाम से जाना जाता है।
कि ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, ये जल्दी से किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करती है, रिएक्ट नहीं करती है। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा इनका? अगर कंपाउंड बनाना है तो हम एक्वा रेजिया बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एक्वा रेजिया बनाएंगे। और जो एक्वा रेजिया होता है वो 3:1 होता है। 3 किसका लेंगे? HCl का, और 1 किसका लेंगे? HNO3 का। तो क्या बन जाएगा? एक्वा रेजिया बनेगा। जब भी इन्हें इस प्रोपोर्शन के अंदर कंबाइन किया जाता है तो NOCl बनता है, प्रोडक्ट में H2O बनता है, और साथ में नसेंट क्लोरीन जनरेट होते हैं। और ये नसेंट क्लोरीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि नोबल मेटल जो है वो उनके साथ रिएक्ट कर जाती है। तो यहाँ पर गोल्ड जो है वो नसेंट क्लोरीन के साथ, जो एक्वा रेजिया के अंदर नसेंट क्लोरीन बना उसके साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? AuCl3 के अंदर। और अगर प्लेटिनम लिया है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PtCl4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है एक्वा रेजिया का कंसेप्ट, इसके अंदर ध्यान रखें कि जो नोबल मेटल होती हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, वो जल्दी से किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करती। इनफैक्ट अगर उन्हें रिएक्ट करवाना है तो हमें एक्वा रेजिया बनाना पड़ेगा। और ये क्या होता है? 3:1 HCl प्लस HNO3 होता है, और इसमें नसेंट क्लोरीन जनरेट होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इनकी रिएक्टिविटी के पीछे। एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही रिएक्शन लिखी हुई है। ऑक्सीडेशन जो है, सबसे पहले देखिए जो शुगर है सुक्रोज का, यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। HNO3 जब डाला जाएगा इसके अंदर C12H22O11 तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड के अंदर। एक स्पेशल तरीके का कंपाउंड बनाएगा जो कि ऑक्जेलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में NO2 बनेगा और H2O बन जाएगा, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा देगा इस मॉलिक्यूल का। क्लियर? अब देखिए नाइट्रेशन रिएक्शन, जब भी हम बेंजीन, और क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन तो प्रेजेंट हो ही हो, साथ में कोई भी अदर एटम हो सकता है। तो यहाँ पर बेंजीन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आती है। HNO3 जब इसके अंदर डाला जाता है और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे 330 केल्विन के ऊपर, तो यहाँ पे ये नाइट्रेशन रिएक्शन होगी। ये स्पेसिफिक ये रिएजेंट जब एक साथ डाले जाते हैं तो नाइट्रेशन रिएक्शन ही होती है, और बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाता है, तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन टेक प्लेस करेगी यहाँ पे। लेकिन अगर जिस पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप आना था उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी CH3 ग्रुप लगा दिया, यानी ये क्या है? टोल्यूइन है। और जब हम इसे HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, तो ये क्या होगा? अब NO2 इस पोजीशन के ऊपर तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है। तो ये इसकी 2, 4, 6 जो पोजीशन है, 2, 4, 6 जो पोजीशन है उनके ऊपर आके NO2 एक साथ अटैच हो जाएगा, तीनों पोजीशंस के ऊपर। तो हम इसे क्या बोलते हैं? 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोटोलीन। क्या बोलते हैं? 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन बोलेंगे, और शॉर्ट में इसे TNT के नाम से जाना जाता है। ओके, TNT के, ये एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो ये देखिए, ग्लिसरॉल लिया हमने, CH2OH CHOH CH2OH, ग्लिसरॉल ले रखा है, इसे HNO3 के साथ ट्रीट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और वो भी कैसा? कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले रखा है। तो ये ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी हाइड्रोजन थे वो किससे रिप्लेस हो गए? NO2 ग्रुप से रिप्लेस हो गए हर जगह पे। देखिए CH2O तो एज इट इज लिखा हुआ है हर एक में, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? NO2 आ गया, तो इसका नाम भी क्या हो गया? ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल, और साथ में H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। क्लियर? अब है रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। हमें पता कैसे चलेगा? अगर मैं आपको कोई सैंपल दे दूं और मैं कहूं कि ये इसके अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं, आप बताइए, क्योंकि HNO3 के अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो वहां पर देखिए रिंग टेस्ट अप्लाई किया जाता है। जो भी हमारा नाइट्रेट कंपाउंड होगा उसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डाला जाता है। ध्यान रखें, अपने लिख ले भले ही, जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है नाइट्रेट का उसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डाला जाता है। और जो टेस्ट ट्यूब होती है उसकी साइड से बिल्कुल, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, तो इसकी वॉल के साथ यहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे करके हम क्या डालेंगे? H2SO4 डालना शुरू करेंगे। जब H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा? जो सॉल्यूशन हमने इसमें भर रखा है उनके जंक्शन के ऊपर एक बहुत ही प्रीटी रिंग बनेगी, ब्राउन कलर की, यहाँ पे इस तरीके से रिंग बनी हुई हमें दिखाई देगी। लेकिन ध्यान रखें, वॉल के साथ साथ डालना है, ऊपर से नहीं डालना है, बिल्कुल स्लोली। तो अगर रिंग बन जाती है तो आपका टेस्ट कंफर्म हो जाएगा, अगर नहीं बनती है तो फिर आपका जो कंपाउंड लिया है आपने वो उसके अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए इसके अंदर रिएक्शन क्या होती है, जब
जो कंपाउंड है हमारा, देखिए जब फेरस सल्फेट डालते हैं तो आयरन वहाँ पर Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, और ये इस कॉम्प्लेक्स नोन के अंदर है। यहाँ भी आयरन कितने में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। NO जो है वो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक H2O तो बाहर चला जाएगा और उसकी जगह NO इस एंटिटी के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या बना, FeH2O5NO बन गया। ओके, लेकिन यहाँ पर जो ये रिंग टेस्ट किस वजह से दे रहा है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। किस वजह से, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। और चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, ये जो NO है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इस आयरन को। NO क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा देगा आयरन के पास। जो आयरन था यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर था, और यहाँ पे कितने में बच जाएगा, सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। और जो NO है ये भी खुद पे क्या करेगा, +1 चार्ज ले लेगा, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया, इस आयरन को दे दिया। तो ड्यू टू दिस चार्ज ट्रांसफर जो ये रिंग टेस्ट होता है इसके अंदर कलर अपीयर होता है, और साथ में ये कंफर्मेटरी टेस्ट दे देता है नाइट्रेट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसका भी। और ये इस कॉम्प्लेक्स को अच्छे से ध्यान में रखें, कई बार भूल जाते हैं, पूछ लिया जाता है ये। साथ में देखिए इसके यूजेस जो है क्या क्या रहेंगे। जो स्टील वगैरह होती है, मेटल्स होती हैं, उनकी ईचिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए HNO3 का यूज़ किया जाता है। एक्वारिजिया बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो आप एक मेन बात तो ये लिख दें हर एक के अंदर कि इट इज़ ए लैबोरेटरी रिएजेंट। तो लैबोरेटरी रिएजेंट तो है ही, साथ में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होती है, जो सिंथेसिस प्रोसेस होती है, उनके अंदर भी HNO3 का यूज़ किया जाता है। तो आप एक बार इन्हें रीड आउट कर लें अपने बुक में से, और ये जो नोट्स हैं ये कंप्लीट कर लें। साथ में जो एक्सेप्शन केस हैं, या मान लो अगर कोई पॉइंट इसके अंदर मैंने छोड़ दिया हो, तो वो भी आप अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लें।